Hello students, welcome to my channel Class in Hands. Today we will discuss about thermal power plant. Our topic for today's study is thermal power plant. Thermal power plant basically क्या होता है? Thermal power plant इसे कहते हैं, जनरली ये स्टीम पावर प्लांट होता है जो आपने सुना होगा। अभी आज इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी बिजली आ रही है, वो सारी बिजली इन थर्मल पावर प्लांट से आती है। मैक्सिमम नियर अबाउट 60% जो एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी की, वो थर्मल पावर प्लांट से ही आती है। ये देखिए बिल्कुल एक सिंपल लेआउट है थर्मल पावर प्लांट का, जिसमें वैसे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है थर्मल पावर प्लांट का। बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं, बहुत सारी मशीनरीज यूज़ होती हैं। ये एक बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है जिसमें आप ये समझिए सिर्फ कि यहाँ एक पंप लगा है, ठीक है। ये पंप क्या कर रहा है, वाटर को अंदर भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? बॉयलर में भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से जो वाटर निकल रहा है ये स्टीम बन के निकल रहा है, ये टरबाइन में आ जा रहा है, नंबर 3। उसके बाद ये टरबाइन को क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रही है स्टीम वहाँ पे जाके, तो टरबाइन को रोटेट कर रही है। यहीं पे हमारा एक जनरेटर लगा रहता है, जिस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टीम आउट होती है यहाँ से अपना वर्क करने के बाद, ये स्टीम चली जाती है कंडेंसर में, और कंडेंसर से फिर ये साइकिल वापस शुरू हो जाती है दोबारा से, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा एक आइडिया देने के लिए आपको मैंने समझाया डायग्राम से। आगे और देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। देखिए एक एप्लीकेबल प्रेजेंटेशन है थर्मल पावर प्लांट का, ये डायग्राम में जो दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए आप यहाँ पे एक बॉयलर लगा हुआ है। बॉयलर में क्या किया जा रहा है, पानी फीड किया जा रहा है फीड पंप के माध्यम से, जो कि स्टीम बन के कहाँ जा रहा है, टरबाइन में जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये टरबाइन क्या है, इस टरबाइन से कनेक्टेड है आपका जनरेटर, जो कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और ये तारों के माध्यम से, जो बड़े बड़े खंभे हम देखते हैं, हाई वोल्टेज जो तार आते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो थर्मल पावर प्लांट के ही माध्यम से आती रहती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो ग्रिड से जाके कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद अब यहाँ देखिए आप, यहाँ से जो स्टीम बाहर निकल रही है, ये स्टीम चली जा रही है कंडेंसर के अंदर, ठंडी हो जा रही है, ठीक है। और ठंडे होने के बाद दोबारा वो उसी साइकिल में रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये कूलिंग टावर लगा हुआ है। कूलिंग टावर का काम क्या होता है कि एयर के माध्यम से पानी को ठंडा करती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है कूलिंग टावर का। मान लीजिए कूलिंग टावर है, तो इसके अंदर बहुत से ऐसे साइक्लिक पाइप्स लगे रहते हैं और बाहर से एयर सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है। और इसके अंदर हॉट वाटर धीरे धीरे मूव करता है, और इसके अंदर बीच बीच में छेद भी होते हैं, डॉट डॉट से बने होते हैं, यहाँ पे छेद होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बर्फ़ खाने में जैसे पानी ठंडा किया जाता है, ठीक उसी तरीके का मैकेनिज़्म कुछ कूलिंग टावर का होता है, ठीक है। तो ये सारा एक मोटा मोटा आउटलाइन है। अभी हम बात करते हैं बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। पावर प्लांट को इन तरीक़ों में क्लासिफाई किया जा सकता है: स्टीम पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये अलग अलग टाइप के पावर प्लांट होते हैं। इस यूनिट में अभी हम जो बात कर रहे हैं वो थर्मल पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और ये भी लेक्चर हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक होता है थर्मल पावर प्लांट का, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, हम देखते हैं थर्मल पावर प्लांट की क्या बेसिक्स है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। A steam power plant converts the chemical energy of the fossil fuel, coal, oil, gas और fissile fuel, यूरेनियम, थोरियम और into electrical energy, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट जो होता है वो किसी भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सक्षम होता है। अब इसमें फ्यूल कुछ भी हो सकता है, कोल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, गैस हो सकता है, फिसाइल फ्यूल्स जो होते हैं जो फिशन रिएक्शन करते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया हमारा, थोरियम हो गया। इनके बारे में डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिकली स्टीम पावर प्लांट जो कोयले से चलता है हमारा, हम अभी इस लेक्चर में उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं स्टीम पावर प्लांट बेसिकली वर्क्स ऑन रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा, रैंकाइन साइकिल आपने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको याद आ जाएगा दोबारा से। स्टीम इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉयलर बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ फ्यूल कंबशन। स्टीम जो होती है बॉयलर में प्रोड्यूस होती है, उसी के अंदर इग्निशन चैम्बर होता है जहाँ पे कोयला जलता है, ठीक है। उसकी जो हीट जनरेट होती है उससे स्टीम जनरेट होती है। दस स्टीम इज़ एक्सपेंडेड थ्रू द स्टीम टर्बाइंस,
और यहाँ पे जो स्टीम जनरेट होती है हाई प्रेशर स्टीम, वो कहाँ पे एक्सपैंड होती है जाके, वो एक्सपैंड होती है स्टीम टरबाइंस में। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है टरबाइन का, ये इस तरीके से एक इंडिकेशन सिंबल है जो बता रहा है कि यहाँ पे टरबाइन फिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द स्टीम टरबाइन ड्राइव्स द जनरेटर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब इसी स्टीम टरबाइन से क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो स्टीम टरबाइन लगी है इसी से हमारा एक जनरेटर कनेक्टेड होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ठीक है, अब वो बहुत हाई पावर का जनरेटर होता है, बहुत हैवी जनरेटर होता है, इसीलिए उसको रोटेट करने के लिए हमने जनरेटर देखा है जनरली हम अपने घरों में लगाते हैं तो उसे सेल्फ से स्टार्ट कर लेते हैं, हैंडल से स्टार्ट कर लेते हैं, जो डीजल वाला जनरेटर होता है। मगर यहाँ पे हम इसे बहुत हैवी जनरेटर है इसलिए हमें टरबाइन की शाफ्ट के साथ उसको कपल करना पड़ता है जिससे कि वो ईजिली रोटेट हो जाए। उसके बाद इस पर भी डिपेंड करती है बात कि हमारा आरपीएम क्या है, किसी उस पर्टिकुलर जनरेटर्स की अच्छी एफिशिएंसी लेने के लिए आपको उसे कंटिन्यूसली उतने ही आरपीएम पे रोटेट करना होता है। आरपीएम समझते हैं ना, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। नंबर 1 क्या हुआ, नंबर 1 प्रोसेस क्या हुआ, पंप में वाटर आया। ठीक है, वर्क इनपुट किया गया पंप के माध्यम से। अब वाटर को कहाँ पंप कर दिया गया, बॉयलर में, जहाँ पे क्या ऐड हुई, हीट ऐड हो गई। ठीक है, हीट ऐड होने की वजह से क्या हुआ, वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो गया। और जब वो वाटर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे पहुँच जाता है, अभी मैं उसका ब्लॉक डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब वाटर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे प्रेशर चैम्बर ओपन हो जाता है और ये टरबाइन में स्टीम आ जाती है। यहाँ से क्या हो रहा है, वर्क का आउटपुट निकल रहा है। फिर इस टरबाइन से जो स्टीम आई वो यहाँ पे कंडेंसर में आके ठंडी हो जाएगी। कंडेंसर का क्या काम होता है, ठंडी करने का काम होता है। ठीक है, और ये हीट को रिजेक्ट कर देती है, हीट निकल जाएगी उसके अंदर से, स्टीम के अंदर से, तो आपका ये स्टीम ठंडा होकर वाटर बन जाएगा और फिर से ये इसी साइकिल में जाके मिल जाएगा। अब यहाँ रैंकाई साइकिल की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देखिए, इसमें भी क्या है, इन सारे प्रोसेसेस को इसी तरीके से बताया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर चेंज नहीं होता है, उसको आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है, आप देख रहे हैं सुपर हीटेड स्टीम बन जा रही है, स्टीम, ड्राई स्टीम, वेट स्टीम, ये सारे इंडिकेशंस दिखाए गए हैं। ठीक है ना, तो ये सारा रैंकाइन साइकिल का कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे ये हमारा स्टीम पावर प्लांट काम करता है। ये हमारा एक डायग्राम है, इसमें देखते हैं ध्यान से कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कैसे कैसे काम हो रहा है। थोड़ा सा डिटेल बढ़ाया गया है इसका। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये हमारा देख रहे हैं आप कि यहाँ से इस तरीके से वाटर लिया जा रहा है। ठीक है, कहीं कहाँ से वाटर लेना है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स से हम ले सकते हैं, नदी से, किसी भी झरने से या तालाब से, पॉन्ड से, कहीं से भी ले सकते हैं। इसको वाटर को लिया गया, अब इस वाटर को क्या किया गया, प्री हीट किया गया, कूलिंग टावर, ये अलग वाटर की सर्किट है, ये अलग आपकी उसकी ऐश हैंडलिंग की सर्किट है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सर्किट्स में डिवाइड इसको किया जाता है। आप देख रहे हैं कि जो मेन सर्किट है वो ये वाली है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है, वाटर को पंप किया जा रहा है बॉयलर में, बॉयलर से टरबाइन में चला जा रहा है। अब यहीं पे देखिए टरबाइन से इलेक्ट्रिक जनरेटर कनेक्टेड है जहाँ से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। उसके बाद ये कंडेंसर है, अब इस कंडेंसर में क्या किया जा रहा है, ये जो हीट रिजेक्ट होकर आ रही है, जो स्टीम रिजेक्ट होकर आ रही है, इस कंडेंसर में उसको ठंडा किया जा रहा है। तो यहाँ से जो हीट निकल रही है इससे हम क्या कर रहे हैं, अपने वाटर को प्री हीट कर ले रहे हैं। ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं, वाटर को प्री हीट पहले ही कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कूलिंग टावर है, ये चिमनी है, जो भी धुआं निकल रहा है बॉयलर से वो यहाँ से होके बाहर ट्रीटमेंट होके चला जा रहा है। इसका भी ट्रीटमेंट होता है, ये अलग साइकिल इसकी होती है। इसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे धुएं को बाहर छोड़ने के पहले उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट ये मॉडर्न स्टीम प्लांट का हमारा लेआउट है, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। जूम करने से आपको क्लियर थोड़ा सा समझ में आएगा, ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखिए अलग अलग सर्किट्स हैं, ये सारी सर्किट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको लग रहा होगा। ठीक है, इसे मैं एक एक चीज़ एक एक करके समझाता हूँ। आप देखिए अभी मेन चीज़ हमने ये वाली पढ़ी है। ठीक है,
टरबाइन वाली, ये वाला सर्किट पड़ा है, ठीक है। टरबाइन में आ रहा है स्टीम, ये देखिए अब जगह जगह पे वॉल्व्स लगी हुई हैं। ये वॉल्व कब ओपन होगी, ये वॉल्व तब ओपन होगी जब इसका पर्टिकुलर उतना प्रेशर हो जाएगा जितना टरबाइन को चाहिए। यहाँ जगह जगह प्रेशर गेजेस, इंडिकेटर्स लगे होते हैं। अब ये कि बॉयलर है, बॉयलर में क्या हो रहा है, बॉयलर में फीड पंप के माध्यम से पानी आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या चीज़ आ रही है, और यहाँ ऊपर से देखिए, ऊपर से यहाँ से कोल आ रहा है, ठीक है। कोल एंटर कर रहा है यहाँ पे, इसी बॉयलर के अंदर इसकी फायरिंग की जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो ऐश निकल रही है, जो राख निकल रही है, क्योंकि राख भी टन्स में निकलती है, जब टन्स में कोयला बर्न होगा तो टन्स में ही राख भी निकलेगी। तो ये टन्स में जो राख निकल रही है, राख को अलग हैंडलिंग के लिए अलग प्लांट, यहाँ पे छोटा सा एक अलग प्लांट ये लगा हुआ है, ठीक है। कोल को हैंडलिंग करने के लिए एक अलग प्लांट यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से वाटर को हैंडल करने के लिए ये देखिए, ये सारा मैकेनिज्म वाटर सर्किट लगा हुआ, वाटर एंड गैस सर्किट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे पूरा आपका 3 फेज सप्लाई जा रही है, जनरेटर से कनेक्टेड है। उसके बाद जो एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है, ठीक है, उस एग्जॉस्ट स्टीम को यहाँ पे कंडेंसर में ठंडा किया जा रहा है, फिर उसको कूलिंग टावर में भेज से अलग अलग माध्यम से ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है, इसे भी और सिंप्लीफाई करके समझाएंगे आने वाले उसमें। मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं स्टीम पावर प्लांट के, आइए इन्हें बारी बारी से चेक करते हैं क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट है बॉयलर। बॉयलर क्या होता है, बेसिकली बॉयलर एक इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर पानी होता है। 2 तरीके के बॉयलर होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, फायर ट्यूब बॉयलर होता है। वो बॉयलर का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ज़रूर बताऊंगा कि बॉयलर क्या होते हैं, कितने कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी डिटेल में आपको उसमें बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि बॉयलर एक तरीके का हमारा बर्निंग चैम्बर होता है जिसके अंदर पानी सर्कुलेट होता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। उसी के अंदर बर्नर होता है, उसी के अंदर कोयल की फायरिंग की जाती है, ठीक है। तो बॉयलर हमारा एक तरीके का एप्लियंस है, एक तरीके का डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, सुपर हीटर। सुपर हीटर भी जो बॉयलर की अपर मोस्ट लेयर होती है, जैसे जैसे मान लीजिए कि एक बॉयलर है हमारा, ठीक है। यहाँ नीचे पे क्या है, कोल की फायरिंग हो गई, ठीक। अब जैसे जैसे जो इसके अंदर पाइप्स हैं, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब जैसे जैसे इसके अंदर स्टीम जनरेट होती है, ये स्टीम ऊपर की तरफ यहाँ पे इकट्ठा कहीं हो जाती है, ठीक है। और जो इसके अंदर से हीट निकल रही है, जो हॉट गैसेस निकल रही हैं इस तरीके से जो फ्लो कर रही हैं ऊपर की दिशा में, ये जो हॉट गैसेस होती हैं, ये हॉट गैसेस क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा इसका टेम्परेचर वो यहाँ पे हो जाता है। तो इसी को सुपर हीटिंग जोन कहते हैं। यहाँ से जब स्टीम यहाँ तक राइज़ कर जाती है, पहुँच जाती है, तो वो सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है और उसके बाद वो टरबाइन में फेड कर दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा रीहीटर। ये भी एक तरीके का बॉयलर के आसपास का ही कंपोनेंट है, ठीक है। रीहीटर क्या होता है, रीहीटर जो आपका एग्जॉस्ट स्टीम निकल रही है उससे हम कई बार पानी को हीट कर लेते हैं। उसके उसी से अगर हमने एयर को हीट कर लिया, जो एयर अंदर फीड करनी है, एयर को हीट कर लिया, तो उसी को हम एयर प्री हीटर कह देते हैं। कई बार अगर उस पानी से हम हीट को और कहीं के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम इकोनोमाइज़र कह देते हैं। ये सारे जो इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, जैसे सुपर हीटर, रीहीटर, एयर प्री हीटर, इकोनोमाइज़र, ये सारे इसलिए लग रहे हैं कि जितना हम कोल बर्न कर रहे हैं उसकी जो हीट है उसको मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज़ किया जा सके। क्या क्या ये सारे अरेंजमेंट लगा के उस हीट को वेस्ट होने से बचाया जा सके, जिससे कि हमारी जो इनिशियल कॉस्ट होगी, जो फ्यूल की कॉस्ट होगी, उसको बचाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन क्या होती है, स्टीम टरबाइन आपका बॉयलर के बाद जो स्टीम निकलती है वो टरबाइन में चली जाती है। उसके अंदर वो स्टीम एक्सपैंड करती है, जो हाई प्रेशर पे उसके अंदर फीड की जाती है। तो इस स्टीम की एक्सपैंड करने की वजह से टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट करती हैं बहुत तेज़ी की स्पीड से, और उसी से हमारा कनेक्टेड होता है अल्टरनेटर या जनरेटर, जो कि 11वें नंबर पे लिखा हुआ है। जो जनरेटर होता है वो उसी से कपल्ड होता है, जिस स्पीड पे वो रोटेट करती है उसी स्पीड पे जनरेटर भी रोटेट करता रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कंडेंसर। कंडेंसर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो कंडेंस कर दे। तो जो स्टीम टरबाइन से जो स्टीम बाहर को निकलती है वो स्टीम क्या होती है, उस स्टीम को दोबारा से ठंडा कर लिया जाता है और पानी बना लिया जाता है, फिर उसको दोबारा से यूज़ किया जाता है। कूलिंग टावर का काम ये होता है कि आपका जब स्टीम निकल रही है टरबाइन से बाहर, उस दौरान उसको
कूल करना होता है। वैसे तो स्टीम नॉर्मल टेम्परेचर पे आते ही अपने आप वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, मगर ये कूलिंग टावर लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको दोबारा उसी साइकिल में दोबारा से शुरू करने के लिए हमें क्या करना होता है, जल्द से जल्द स्टीम को कन्वर्ट करके वाटर में और जल्द से फिर से हमें फीड पंप के थ्रू देना होता है। ठीक है, ये होता है सर्कुलेटेड वाटर पंप। सर्कुलेटिंग वाटर पंप मतलब कहीं भी पूरी साइकिल में अगर हमको वाटर को सर्कुलेट करना है तो उसके लिए सर्कुलेटिंग वाटर पंप लगाना पड़ता है हमें, जो कि वाटर को पंप कर सके या सर्कुलेट कर सके। नेक्स्ट है हमारा बॉयलर फीड पंप। बॉयलर के अंदर जो हम फीड देते हैं, जो पानी आ रहा है, उसको एक पर्टिकुलर प्रेशर पे पंप किया जाता है। उसके लिए क्या लगाते हैं, बॉयलर फीड पंप लगाते हैं। जनरेटर मैंने बता ही दिया, बेसिक सा 3 फेज जनरेटर लगाते हैं जिसकी बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसके बाद एक वाटर ट्रीटमेंट सेक्शन होता है। वाटर ट्रीटमेंट सेक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम पानी लेते हैं, ठीक है, आपने पानी लिया किसी तालाब से या किसी नदी से या किसी झरने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर रिक्वायर्ड होता है, तो आप बोरिंग से पानी नहीं ले सकते, फिजिबल नहीं रहता बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्या करते हैं, उस वाटर में बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको पहले हमको ट्रीट करके, जैसे कि आपके घर में आरओ लगा रहता है, वो क्या करता है, डिज़ोल्व सॉलिड्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, डिज़ोल्व जितने भी सॉलिड्स हैं, जिसे हम TDS बोलते हैं, टोटल डिज़ोल्व सॉल्ट या टोटल डिज़ोल्व सॉलिड, उसको वो रिड्यूस कर देता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसका पहले ट्रीटमेंट। तो ठीक उसी तरीके से थर्मल पावर प्लांट में पानी को थर्मल पावर प्लांट की साइकिल में भेजने के पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर से सारी हार्डनेस को रिड्यूस किया जा सके। अब इस हार्डनेस से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, इस हार्डनेस से क्या होता है, स्केलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, स्केलिंग। स्केलिंग आप जानते हो क्या होती है, स्केलिंग क्या होती है, बेसिकली आपके घर में अगर इमर्शन रॉड होगी, ठीक है, या पानी गर्म करने वाली कोई भी चीज़ होगी, या आप सीधा सा आपने पतीले में पानी गर्म करना, स्टील के पतीले में या एल्यूमिनियम के कैसे भी पतीले में आप पानी गर्म करना, तो देखना जब आप गर्म पानी को उसमें से निकालोगे तो उसके अंदर पतली सी एक लेयर बन जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा आपके उसमें जो इमर्शन रॉड होती है, जिससे हम जाड़ों में नहाने का पानी गर्म करते हैं, उसमें आपको इसका अच्छा एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। तो आप उस इमर्शन रॉड पे देखना वाइट सा कंपोनेंट जमा हो जाता है, उसी को हम स्केलिंग बोलते हैं। तो अगर उस तरीके से वाइट कंपोनेंट या कोई भी मटेरियल, सॉलिड मटेरियल हमारे अंदर स्टीम पावर प्लांट के अंदर किसी कंपोनेंट में जमा हो जाएगा तो उसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी उससे प्रॉब्लम ये भी होती है कि ये जो सॉलिड्स होते हैं जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हीट के फ्लो को भी रोक देते हैं। ठीक है, अंदर मेटेलिक जो लेयर होती है उसको कवर कर लेते हैं, तो हीट का भी बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा चिमनी एंड कंट्रोल रूम। चिमनी आप जानते हैं, जितना भी जो गैस निकल रही है, जो भी जितना भी कोयला जल रहा है, वो सारा कोयला बड़ी ऊंची चिमनियों के माध्यम से दोबारा एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। मगर उसको भी पहले हम ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगे रहते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के कॉम्बिनेशन से उसको हम ट्रीट करते हैं। उसमें एक तो मैकेनिकल टेक्निक लगाई जाती है और एक इलेक्ट्रिकल टेक्निक लगाई जाती है। उसके बारे में भी हम अपने सेकेंड वीडियो में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। अब देखिए, हमने हमारा जो मेन स्टीम पावर प्लांट है उसको हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। कोल एंड ऐश सर्किट, एयर एंड गैस सर्किट, फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट और कूलिंग वाटर सर्किट। ठीक है, ये इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको इजीली समझने के लिए हमने ये 4 सर्किट बना दिए हैं। ठीक है, अब इन सर्किट्स का क्या काम होता है, कोल एंड ऐश सर्किट। अब जो भी जितना भी कोयला आ रहा है, सारा कोयला माइन से आ रहा है, फिर उस कोयले को प्रिपेयर किया जा रहा है। प्रिपेयर मतलब ऐसा बनाया जा रहा है कि वो इजीली आपका बॉयलर में फीड किया जा सके। उसके बाद वो टन्स में होता है कोयला, कई टन कोयला होता है। ठीक है, अब वो कई टन कोयला जब जलेगा तो उसी के हिसाब से उतनी ही क्वांटिटी में लगभग राख भी प्रोड्यूस करेगा, ऐश प्रोड्यूस करेगा। तो देयर इज़ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ऐश प्रोड्यूस इन दी कोल पावर प्लांट। फिर उस ऐश को हैंडल करना, उसको सही जगह पहुंचाना, उसको सही जगह वहाँ से हटाना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो स्टीम पावर प्लांट चलता है वो बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप कभी गौर करोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल मैड हाउस ऑफ मशीन्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मैड हाउस ऑफ मशीन्स, मतलब बहुत सारी मशीनरीज लगी होती हैं और सब साइमल्टेनियसली
इंटरप्टिवली काम करती रहती है, मतलब बिना इंटरप्शंस के वो लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हमने अलग अलग क्या दिखाया है यहाँ पे। आप देखिए इस तरीके से एयर एंड गैस सर्किट, जो एयर निकल रही है या भी जो एयर उसके अंदर हमें फीड करनी है, उसके लिए हमने एक अलग सर्किट बना दिया उसको समझने के लिए। फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट, फीड वाटर जो भी वाटर हम ले रहे हैं, क्योंकि वाटर को भी लेना है, किसी नेचुरल सोर्स से लेना है मान लीजिए, ठीक है, या कहीं से भी लेना है, तो उसको पहले ट्रीट करना है। ठीक है, हमें लगातार उसको ट्रीट करके तब प्लांट को देना है। ठीक है, कई जगह पे क्लोज सिस्टम होता है, कई जगह पे ओपन सिस्टम होता है वाटर साइकिल का, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कूलिंग वाटर सर्किट। कूलिंग वाटर सर्किट क्या होता है, अब जितना भी पानी आ रहा है, तो स्टीम बना, वो स्टीम बनने के बाद वो चला गया टरबाइन में, वहाँ पे उसने अपना वर्क किया, काम किया, वर्क डन देने के बाद वो वहाँ से बाहर आया। फिर उस पानी को हमें जल्द से जल्द तैयार करना है, किस लिए तैयार करना है, कि दोबारा वो आपके बॉयलर में फीड किया जा सके। तो कूलिंग वाटर का अलग सर्किट है, उसके लिए बहुत सारे अलग सी मशीनरी, जैसे आपने देखा कूलिंग टावर, कूलिंग पॉन्ड, ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, तो उसका एक अलग सर्किट बन जाता है। तो मतलब कई सारी मशीनरीज, कई आप देख सकते हैं ये कई सारे सर्किट से बहुत सारी मशीनरीज इसमें स्टीम पावर प्लांट में यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये डिवाइड करके दिखाया हुआ है। यही वही ब्लॉक डायग्राम है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उसमें मैंने दिखाने की कोशिश की गई है कि कोल एंड ऐश सर्किट को ऐसे दिखाया गया है कि मतलब एक तरफ से कोयला आ रहा है, बॉयलर में बर्न हो रहा है, फिर उसकी जो ऐश निकल रही है, इसको एक अलग सर्किट से दिखाया गया है। इसके बाद जो एयर ली जा रही है अंदर, बॉयलर में भी एयर फीड की जाती है। दो तरीके की एयर होती है, एक प्राइमरी एयर होती है, एक सेकेंडरी एयर होती है। प्राइमरी एयर का क्या काम होता है, कोल को कैरी करने का काम होता है। सेकेंडरी एयर का काम क्या होता है, आपको मालूम है कोई भी फ्यूल है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ज़्यादा अच्छा बर्न करेगा, तो सेकेंडरी एयर उसमें इसलिए फीड की जाती है कि उसमें अच्छे से कंबशन हो सके। इसके बाद ये देखिए कूलिंग वाटर सर्किट यहाँ पे बना रखा है, ये कूलिंग वाटर सर्किट है आपका। ये फीड वाटर है, स्टीम फ्लो सर्किट है कि जो फीड वाटर दिया जा रहा है, फिर उसके बाद स्टीम बन रहा है, फिर उसको कहाँ कहाँ से होके गुजरना पड़ रहा है, उसकी एक अलग ये साइकिल येलो लाइन से बना रखी है। एयर एंड फ्लू गैस सर्किट, एयर एंड फ्लू गैस क्या होती है, जो अंदर कोयला जल रहा है तो जो हॉट गैसेस निकल रही हैं उसके अंदर से, उसी से तो हीट एक्सट्रैक्ट की जा रही है, तो उसको हैंडलिंग करने के लिए उसको कहाँ कहाँ से होके गुजारना है। प्री हीटर से होके गुजरेगी, फिर इकोनोमाइज़र से, फिर सुपर हीटर से होके गुजरेगी, तब उसके बाद से वो क्या बन जाएगी, टरबाइन में जाके एक्सपेंड कर जाएगी। तो इस तरीके से उसका एक अलग सा बिल्कुल वो बनाया गया है, सर्किट बनाया गया है आपको समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कोल एंड ऐश सर्किट की। तो कोल एंड ऐश सर्किट में क्या है, जो हमने उधर से ये जो सर्किट, ये वाली जो सर्किट थी, जिसको देखिए अलग से यहाँ पे समझाया गया है। इट कंप्राइजेज ऑफ कोल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड ऐश हैंडलिंग इक्विपमेंट, मतलब इसमें क्या होते हैं, कोल हैंडलिंग के और ऐश हैंडलिंग के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, कोल इज सप्लाइड टू द बॉयलर फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट बाय कोल हैंडलिंग इक्विपमेंट। कोल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं इसके बारे में बाद में बताएंगे, ऐश हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो वो एक इतना कंटिन्यूस प्रोसेस है कि मैनुअली उसको करने में बड़ी समस्या है, बड़ी सारी दिक्कतें हैं, वो उतना एफिशिएंसी आ नहीं पाती है। तो इसके लिए मैकेनिकल मशीन्स लगा के इसको ऑटोमेटिक सिस्टम पे इस पूरी सर्किट को डाल दिया जाता है। स्टीम इज जनरेटेड इन द बॉयलर, ऐश रिजल्ट्स फ्रॉम कंबशन ऑफ कोल इज रिमूव टू द ऐश स्टोरेज यार्ड थ्रू ऐश हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये सारा काम ऑटोमेटिक बेसिस पे होता है। ऑटोमेटिकली कोल्स के बंकर्स होते हैं, उसमें डाल दिया जाता है कोयला, वो कोल को कैरी कर लेते हैं, कैरी करने के बाद उसको प्रोसेस भी किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद उसको बॉयलर में फीड किया जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद वहाँ से जो ऐश निकल रही है उसको भी लगातार रिमूव करने के लिए ऐश के लिए भी हैंडलिंग के ऑटोमेटिक मशीनरीज लगी रहती हैं कि आपको ऐश क्योंकि ऐश भी बहुत ज़्यादा निकलती है, तो उसको कहीं पे स्टोरेज करने के लिए आपको चाहिए बाद में वो बिकेगी या जो भी उसका काम आएगा, वो एक बात का विषय है। मगर तुरंत, क्योंकि नेक्स्ट अभी ऐश जनरेट नहीं हुई, नेक्स्ट ऐश पीछे से फिर से आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से कोयला डाला जा रहा है, तो ये फिर ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा बॉयलर में जाने के बाद। तो इसलिए इसका ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब इसी तरीके से एयर एंड गैस सर्किट है। आप देखिए जो फ्लू गैसेज राइज हो रही हैं, ये कहाँ से जा रही है, सुपर हीटर में गया बॉयलर से फ्लू गैसेज, सुपर हीटर से फिर इकोनोमाइज़र में गया, इकोनोमाइज़र से फिर एयर प्री हीटर में, जो यहाँ से हीट निकल रही है उसी को कई लेयर्स में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है,
तो ये आपका एयर का सर्किट हो गया। एयर इज़ ब्लोन टू द कंबशन चैम्बर बाय द इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन एंड फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन और बोथ, ठीक है। मतलब एयर को कंबशन चैम्बर में एक पर्टिकुलर प्रेशर से भेजा जाता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन के माध्यम से या फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन के माध्यम से, जिससे कि वो जो कोयला है वो अच्छी तरीके से अंदर बर्न हो जाए। द डस्ट प्रेजेंट इन द एयर इज रिमूव बाय द डस्ट कैचिंग डिवाइस और प्रेसिपिटेटर, ठीक है। अब जो एयर बाहर निकल रही है, आपने देखा होगा कभी आप कोई चीज़ जलाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे सूट पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं, ठीक है। उसके साथ बहुत सारे शूट पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं, तो उन शूट पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर में जाने के लिए पहले पकड़ने के लिए कैचिंग डिवाइस जिसे हम बोल रहे हैं या प्रेसिपिटेटर बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं, बिजली से चलते हैं, ठीक है। कैसे काम करते हैं आने वाले समय में बताएंगे, आने वाले वीडियोस में बताएंगे आपको, ठीक है। तो उसके थ्रू उस सॉलिड पार्टिकल को वहाँ से सक आउट कर लिया जाता है, टिक कर लिया जाता है, और उसके बाद जो नॉर्मल एयर है उसको बाहर भेजा जाता है। एयर एंड गैस सर्किट के बारे में बताया गया थोड़ा सा। द इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, जिसे हम आईडी फैन भी बोलते हैं, हेल्प्स इन सकिंग द एग्जॉस्ट गैसेज एंड एग्जॉस्टिंग देम थ्रू द चिमनी इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या करता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर से अंदर से सारी गैसेस को रिमूव करता है, जिससे कि वो आसानी से एटमॉस्फेयर में भेजी जा सकें। द हीट इन द एग्जॉस्ट गैस इज पार्टली एक्सट्रैक्टेड बाई पासिंग थ्रू। पहले जो एग्जॉस्ट गैसेज होती है उसकी हीट क्या होती है, उसको भी यूज़ करने के लिए ये देखिए दो अरेंजमेंट यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इकोनोमाइज़र लगाया जाता है, थ्रू द इकोनोमाइज़र टू प्री हीट द वाटर। जो वाटर अंदर भेजा जा रहा है बॉयलर के अंदर, उसको पहले से ही हीट कर लिया जाता है, ठीक है। कैसे, जो एग्जॉस्ट गैस आ रही है उसके संपर्क में लाके उस पानी को पहले से ही हीट कर लिया जाता है। फिर सेकेंड, थ्रू द एयर प्री हीटर फॉर हीटिंग अप द इनकमिंग एयर। अब जो अंदर एयर भेजी जा रही है उसको भी जो एग्जॉस्ट गैस निकल रही है उसके हीट से पहले ही गर्म कर लिया जा रहा है। यानी अंदर जब पानी पहुंच रहा है तो वो भी पहले से हीटेड है, ठीक है। जो पानी का जो प्री हीटर है उसको इकोनोमाइज़र बोल रहे हैं, जो एयर का प्री हीटर है उसको एयर प्री हीटर बोल रहे हैं। तो जो पहले से हीट करके उसको भेजा जा रहा है, जिससे कि अंदर कम से कम समय में पानी अपना आराम से स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि स्टीम हमको कंटिन्यूस प्रोसेस में चाहिए होगी, ठीक है। तो उसमें आप किसी तरीके का डिले या ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पावर प्लांट है इसी से हमारे घरों में ज़्यादातर जो बिजली है वो इन्हीं पावर प्लांट से आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए आईडी और एफडी फैन कैसे लगाए जाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। आईडी फैन मतलब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन और एफडी फैन मतलब फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। तो देखिए यहाँ पे एफडी फैन लगाया गया है। ये क्या कर रहा है, ये एयर को कहाँ पहुँचा रहा है, पहले बर्नर में पहुँचा रहा है, बॉयलर में पहुँचा रहा है। फिर यहाँ पे एक आईडी फैन लगाया गया है। ये क्या काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अंदर से जो फ्लू गैसेस है, यहाँ पे देखिए जो गैस बर्न हो गई जो निकल रही है फ्लू गैस बाहर, इसको खींचने का काम कर रहा है। ये एक तरीके से समझ लीजिए जो आपके किचन में एग्जॉस्ट लगा होता है या कहीं भी आप जहाँ खाना बन रहा होता है वहाँ जो एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, उसके तरीके से ये काम करता है कि अंदर की सारी गैस को इमीडिएटली खींच के वो ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है कि वो ऑटोमेटिकली गैसेज जो होती हैं उधर की तरफ चली जाती है। फिर आप ये देख सकते हैं ये चिमनी में जा रही है। और ये क्या है, ये एफडी फैन है आपका। ये एफडी फैन क्या कर रहा है, फर्नेस में बहुत तेज़ी के साथ एयर को ब्लो कर रहा है, अंदर एयर को ब्लो कर रहा है, क्योंकि वहाँ भी एयर की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ भी एयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आईडी और एफडी फैन को कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट। यहाँ पे देखिए फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट को अलग से समझाया गया है। द हाई प्रेशर स्टीम प्रोड्यूस इन द बॉयलर ही यूज टू ऑपरेट द टरबाइन। जो हाई प्रेशर स्टीम बॉयलर में प्रोड्यूस हो रही है वो उससे क्या कर रहे हैं हम, सुपर हीटर के थ्रू वो कहाँ चली जा रही है, टरबाइन में चली जा रही है। द एग्जॉस्ट स्टीम इज कंडेंस्ड इन द कंडेंसर। जो एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ से आ रही है इसे कंडेंसर में ठंडा कर लिया जा रहा है। द कंडेंसेट इज हीटेड इन द फीड हीटर्स यूजिंग द स्टीम ट्रैप फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टरबाइन एंड फाइनली कंडेंसेट इज पम्प्ड इनटू द बॉयलर। अब ये क्या किया जा रहा है, स्टीम को जो कंडेंसेट निकल रहा है, कंडेंसेट मतलब जो यहाँ से आपका स्टीम निकल रही है ठंडी होकर, उसको क्या किया जाएगा, पहले ही फीड हीटर के माध्यम से जहाँ कहीं भी स्टीम लीक होती है उसको ट्रैप करके उन फीड हीटर के माध्यम से उस कंडेंसेट को ट्रीट कर लिया जाता है और फिर से उसमें पंप के थ्रू बॉयलर में उसी पानी को, ये जो पानी निकला है इसी को ठंडा करके फिर से बॉयलर के अंदर भर दिया जाता है। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है, ठीक है। फीड वाटर एंड स्टीम फ्लो सर्किट के बारे में थोड़ा सा और बताया है। ये देखिए ये फीड वाटर और स्टीम फ्लो का सर्किट एक साथ बना के दिखाया गया कि कैसे कैसे क्या काम होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस
a part of steam and water is lost by passing through different components and that is compensated by supplying additional feed water, ठीक है, जिसे हम बैकअप वाटर कहते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए 1 लीटर पानी यहाँ बॉयलर में दिया गया, अब ये कई जगह पे स्टीम लीक होती है, कई जगह पे स्टीम निकल जाती है बाहर, तो क्या होता है, जो साइकिल ख़त्म होते होते कुछ पानी हमारा लॉस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेकअप वाटर या बैकअप वाटर, ठीक है। अब उस मेकअप वाटर को आपको कहाँ पे ऐड करना है, आपको बॉयलर से पहले ही आपको उसको प्री हीट कर लेना है, ट्रीट कर लेना है, उसका सैलिनेशन रिमूव कर लेना है, उसके अंदर जो भी सॉल्ट्स हैं उसको रिमूव कर लेना है। तो ये सारा प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली चलता रहता है। दिस फीड वाटर शुड बी प्योरीफाइड बिफोर सप्लाई टू प्रिवेंट स्केलिंग ऑफ द ट्यूब्स ऑफ द बॉयलर, ठीक है। ये भी यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो फीड वाटर है इसको पहले ही हमको क्या कर लेना चाहिए, प्योरीफाई कर लेना चाहिए। किस लिए प्योरीफाई कर लेना चाहिए, टू प्रिवेंट स्केलिंग ऑफ द ट्यूब्स ऑफ द बॉयलर, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है आपका, ठीक है। क्लियर हो रही बात। सबसे पहले हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर को पहले ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद हमने बॉयलर में फीड किया, बॉयलर में वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, उस स्टीम को एक पर्टिकुलर प्रेशर पर जब वो पहुँच गई तो उस स्टीम को टरबाइन को दे दिया गया। अब टरबाइन की शाफ्ट जो है वो कनेक्टेड है जनरेटर की शाफ्ट से, जनरेटर रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को चली गई, ठीक है। उसके बाद उस टरबाइन से जब एक प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा स्टीम का तो वो बाहर आ जाएगी, बाहर आने के बाद वो कहाँ चली जाएगी, आपका कंडेंसर में चली जाएगी, ठीक है। फिर उस कंडेंसर से वो कूलिंग टावर में चली गई, कूलिंग टावर से सर्कुलेशन पंप से के माध्यम से उस तरीके से सर्कुलेट करते हुए आपका बॉयलर में फीड कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा। कूलिंग वाटर सर्किट, ये देखिए कूलिंग वाटर का सर्किट समझाया है। द एग्जॉस्ट स्टीम एंटरिंग द कंडेंसर इज कूल्ड बाय सर्कुलेटिंग द कूलिंग वाटर, ठीक है। जो एग्जॉस्ट स्टीम आती है कंडेंसर में उसको सर्कुलेटिंग वाटर के माध्यम से, पंप के माध्यम से कूल किया जाता है। द कूलिंग वाटर सप्लाई टू द कंडेंसर हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ लो प्रेशर इन इट। कूलिंग वाटर सप्लाई क्या करती है, कंडेंसर में हेल्प करती है एक लो प्रेशर को मेंटेन करने में। द कूलिंग वाटर मे बी टेकन फ्रॉम एनी सोर्स लाइक लेक, रिवर or alternatively same water may be cooled and circulated. Again based on this the circuit is divided in open system and closed system, ठीक है। तो open system क्या होता है, open system हमारा वो होता है कि हमने पानी लिया, ठीक है, बाहर से किसी नेचुरल रिसोर्स से पानी लिया, फिर उस पानी को यूज़ किया और दोबारा उस पानी को छोड़ दिया, उसको रीयूज़ नहीं किया, ठीक है। ये होता है ओपन सिस्टम, ठीक है। मगर ये बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं होता है क्योंकि जितनी बार आप फ्रेश वाटर लेंगे उतनी बार आपको क्या बोलते हैं उसको ट्रीट करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसलिए ये क्लोज सिस्टम जो होता है यही एप्लीकेबल होता है। व्हेन एनफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल द सेम वाटर विल बी यूज्ड इन द कंडेंसर। द हीटेड वाटर फ्रॉम द कंडेंसर इज कूल्ड बाय कूलिंग टावर और स्प्रे पॉन्ड एंड आर रीसर्कुलेटेड। मेकअप वाटर इज एडेड पीरियडिकली टू कवर द वाटर स्टीम लॉस। कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि सेम वाटर जो कि हमारा एक बार स्टीम बन चुका है उसी को फिर ठंडा करके वाटर बना लेते हैं और फिर से उसी वाटर को हम यूज़ कर लेते हैं अपने बॉयलर में, ठीक है। उस वाटर को ठंडा कर लिया जाता है, स्टीम को फिर से वाटर बना के फिर उसको बॉयलर में फीड कर दिया जाता है। और जो लॉस हो जाता है वाटर का, स्टीम का लॉस हो जाता है कहीं से लीकेज से, कहीं स्टीम लीकेज या वाटर लीकेज से, उसको कवर करने के लिए मेकअप वाटर को ऐड किया जाता है पीरियडिकली, ठीक है। तो अब ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतना ही क्योंकि बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट स्टीम पावर प्लांट का या थर्मल पावर प्लांट का जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसका पार्ट 2 जो लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल क्लास इन हैंड्स। यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियोज़ एंड लेक्चर्स। थैंक यू।